नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, घर परिवार और बच्ची को संभालने के साथ साथ अपने करियर पर भी पूरा फोकस किया। हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई, सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपनी एक पहचान बनाई और आखिरकार एक नारी के सही रूप को परिभाषित किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुषमा जैन के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह सार्थक बनाया है। उदयपुर में जन्मी और पली बड़ी सुषमा जैन ने अपना बचपन इसी शहर की गलियों में खेलते हुए बिताया। अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने करियर के अगले पड़ाव में प्रवेश किया। जी हाँ, शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हुए इन्होंने अपने इस सफर को आगे बढ़ाया। पिछले 11 सालों से ये इस पेशे में कार्य करते हुए बेहतरीन सेवाएं दे रही है। एक बिजनेस क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली सुषमा जैन के माता पिता हमेशा से चाहते थे कि ये बैंकिंग या इससे रिलेटेड ही किसी फील्ड में कार्य करे, लेकिन इन्होंने अपने करियर को एक नई दिशा की ओर मोड़ लिया और वर्तमान में ये अपने कॉलेज में जूलॉजी विभाग की एचओडी के रूप में कार्यरत है और अपने इस पेशे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इतने वर्षों के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अनुभव किया और तमाम अनुभवों के साथ अपने इस सफर को पार करते हुए आज सफलता प्राप्त की है। लेकिन सफलता का ये मुकाम हासिल करने के लिए इन्होंने किस तरह अपने रास्ते आई चुनौतियों को पार किया, आगे बढ़ी, कौन है वो शख्स जिससे जीवन में प्रेरित होकर इन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और आज खुद को इस काबिल बनाया। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों आइए मिलते हैं सीधा सुषमा जैन से और इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। डॉक्टर सुषमा जैन है। मैं लास्ट 11-12 ईयर से विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी काम कर रही हूँ। इसके टीचिंग में भी मैं पिछले 15 साल से हूँ। उसके पहले मैंने कई कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी काम किया है, पर मैं प्रोफेशनली हमेशा लेक्चरर ही रही हूँ। बचपन जो है शुरुआत में उदयपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और मैं उदयपुर में ही पढ़ी बड़ी हुई हूँ। मेरी सारी एजुकेशन पढ़ाई शुरू से एंड तक उदयपुर में ही हुई है। उदयपुर की बहुत सारी मेमोरीज जो है वो आज भी हमें याद करती है, क्योंकि हम ओल्ड सिटी में रहते थे और ओल्ड सिटी जो है वो एक ट्रेडिशन और कल्चर देखने की बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर झीलें हुआ करती हैं। तो मुझे शुरू से ही ये सारे घनघोर महोत्सव है, दशा माता, तीज, जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं राजस्थान में ट्रेडिशनल, वो सारे फेस्टिवल जो है वो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं और देखे हैं और उनकी मेमोरीज जो है वो मैं हमेशा ना अपने साथ रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उदयपुर को छोड़कर किसी और शहर में जाऊंगी तो वो सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी और इन चीज़ों को मैं मिस करूंगी। तो मेरी मेमोरीज में उदयपुर का झीलें हैं, यहाँ के कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशंस हैं जो बहुत मेमोरेबल है। मेरा प्रोफेशन जो है टीचिंग प्रोफेशन है और एज अ जूलॉजी लेक्चरर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि मैं जैन बैकग्राउंड से फॉलो करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो होते हैं, जैनिज्म जो है मेनली अहिंसा बेस्ड होता है और जूलॉजी जो है वो उसमें बहुत सारे एनिमल्स का डिसेक्शन करना होता है। इवन जब मैंने रिसर्च करी तो उस समय भी मैंने बहुत सारे एनिमल को सेक्रीफाइस किया। तो मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर के और स्पेशली जूलॉजी लेकर के मैं एमएससी करके और इस सब्जेक्ट में जाऊं। लेकिन क्योंकि मैं जब डॉक्टर्स को देखती थी तो मुझे डॉक्टर हमेशा ना बहुत, उनकी जो वाइट ड्रेस थी, उनका जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट को ठीक करने के बाद जो ब्लेसिंग्स उनको मिलती थी, या लोग उनको एज अ सेकेंड प्लेस ऑफ गॉड समझते थे। तो मुझ में हमेशा ना ये लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मैं आगे इसी फील्ड में जाऊं। तो इस वजह से मैंने जूलॉजी ली और
पीएमटी में नहीं हुआ तो फिर मैंने रिसर्च फील्ड में जाना ही बेटर चल लिया। लेकिन हाँ, एज अ जूलॉजी लेना मेरे लिए एक टफ टास्क था, क्योंकि मेरी फैमिली वाले कोई भी एग्री नहीं थे। वो डिसेक्शंस की वजह से वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह के डिसेक्शन करूं एनिमल्स के और मैं जूलॉजी सब्जेक्ट लेके जाऊं। वो चाहते थे कि क्योंकि हम बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, तो वो चाहते थे कि तुम कॉमर्स लेकर के और बिजनेस करो या बैंक की जॉब करो। लाइफ में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चैलेंजिंग होती है। मेरी फैमिली जो थी वो ट्रेडिशनल फैमिली भी है, और मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने शादी कर दी थी। तो एक मैरिड लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू करना दोनों बहुत टफ था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने पूरी पीएचडी मैंने शादी के बाद करी है, और उस दौरान मेरी डॉटर का भी बर्थ हुआ। मैं जब जॉब करती थी तो सुबह 6 बजे हमारा मतलब कॉलेज 7 बजे हमें जाना होता था। इतनी छोटी बच्ची को 2 महीने की बच्ची को छोड़कर और कॉलेज जाना मेरे लिए बहुत टफ था। इवन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं क्योंकि लाइट खोल के सुबह तैयार नहीं हो सकती थी, कि अगर मैंने लाइट खोली तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर वो पीछे से सबको तंग करेगी। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एक पाँव में चप्पल दूसरा पहन के गई हूँ और एक पाँव में दूसरा पहन के गई हूँ। बस जैसे तैसे तैयार होके कॉलेज भागना और अपना ड्यूटी करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और जब बच्चों को पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है केयर की, वो पूरा टाइम हम प्रोफेशन में निकाले हैं। और वो जो टाइम था उस समय हमारा दोनों नया था, मतलब टीचिंग प्रोफेशन भी नया था। तो एक एक क्लास के लिए हमको 2-2 3-3 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ती थी आफ्टर कॉलेज। तो हम घर आकर भी इतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते थे। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। दोनों टाइप के साइमल्टेनियसली दोनों प्रोफेशन को निभाना बहुत मुश्किल था। वो उसके बाद अब जो वापस टाइम पीरियड है जब मेरे बच्चे जो है कॉलेज में आ रहे हैं, वो अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अब मुझे लगता है कि वापस से वही डेज वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब उन पर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर बच्चे इस एज में वापस किसी गलत लाइन पे तो नहीं जा रहे हैं। उनका सर्कल कैसा है, वो क्या चीजें देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो पूरा उस सभी चीजों को लुक आफ्टर करना एज ए मदर बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वापस ये टाइम, क्योंकि हम जॉब की वजह से हम बहुत सारा समय अपना यही निकाल देते हैं, तो हम ये चीज बहुत फील करते हैं कि शायद अगर मैं घर होती तो इन सब चीजों को फेस नहीं करना पड़ता, कि बच्चे शायद मैं पूरी टाइम उन पे देख सकती कि सब कुछ सही चल रहा है, वो किसी डिस्ट्रक्ट एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे हैं। तो अभी का टाइम भी फिर से चैलेंजिंग और क्रूशियल होता है एक मदर के लिए। रोल मॉडल जो है, मैं आज हमेशा ना अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमण, उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में अगर हम एम्पावर्ड लेडी कहते हैं तो ऐसी होनी चाहिए, जो आज अपने मतलब अभी कितनी भी बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक वुमेन को जो है अपना फैमिली का भी पूरा देखना पड़ता है, एक घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ वो देश की फाइनेंशियल इश्यूज को भी इतना अच्छी तरीके से देखती है। तो जब कई बार हम परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, वो भी तो कर रही है। आज वो हम घर संभालने में अगर प्रॉब्लम फील करते हैं, तो वो देश को भी इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है और अपनी फैमिली को भी कर रही हैं, और दोनों को परफेक्टली करती हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है और इंस्पायरिंग लगती है कि एक लेडी सिर्फ घर तक नहीं होनी चाहिए, या छोटी छोटी चीज़ों में इतना लो फील नहीं करना चाहिए। जब एक सामान्य औरत हमारे जैसी होकर पूरी देश का बजट संभाल सकती है, अच्छे से उसको समझ सकती है, तो वो हम भी कर सकते हैं। कोविड का जो टाइम पीरियड है वो एक बहुत ज़्यादा टफेस्ट टाइम पीरियड था, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव थे और वो फर्स्ट वेव में थे। उस समय कोरोना को समझना और या कोई भी पेशेंट को हाथ तक लगाना पसंद नहीं करता था। उस स्थिति में खुद को संभालना और हस्बैंड को और फैमिली को संभालना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मुझे अभी भी याद है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी
और जब उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा था, तो ये था कि अब हॉस्पिटल कौन ले जाए, क्योंकि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर हॉस्पिटल भी ले जाने के लिए रेडी नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाती हूँ। तो मैं खुद अपनी गाड़ी में बिठा के और पीपीई किट पहन करके और मैं उनका लंग का सीटी स्कैन करा के लेके आई। उस टाइम पीरियड में ये भी था कि हम भी सेफ रहें और उनका भी हम पूरा ध्यान रखें। तो ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी। अच्छी बात ये थी कोरोना टाइम में कि सभी कुछ जो चीज़ें थी वो हमारे लिए एकदम नया था। हमारा टीचिंग जो था, अभी तक हम चॉक ब्लैक बोर्ड से टीचिंग कर रहे थे, हमने पूरा ऑनलाइन मोड पर हमने सीखा। हमने ज़ूम पूरा ऑपरेट करना सीखा, ऑनलाइन पीपीटी, वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल्स बनाना सीखा। तो हमने इस टाइम पीरियड में वो सारी चीज़ें देखते हुए भी इधर का भी हमने पूरा अपना अपडेशन किया, टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी हमने अपडेट किया। मॉरली हम लोग बहुत बूस्टअप हुए, खूब अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, ये तो लाइफ में कभी भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को हमेशा ना अपडेटेड रखना है और आगे बढ़ना है, तो यही करना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लाइफ में और कभी भी हो सकती हैं। कोई भी तरह के चैलेंजेस लाइफ में किसी के लिए कभी भी आ सकते हैं, तो हमेशा ना प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नई चैलेंजेस आएंगे तो नई टेक्निक्स के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। हमारे पास टीचिंग का जब इतना वर्कलोड नहीं होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ। मैं ऐसे कई सारे क्राफ्ट की वीडियोस देखती हूँ। मुझे बहुत सारे क्राफ्ट की चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। मुझे अपना जो मेकअप के जो टेक्निक्स हैं, वो सीखना अच्छा लगता है और रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो खाली समय में मुझे ये लगता है कि मैं कहीं बाहर जाके कहीं और टाइम स्पेंड करके, ऐसा नहीं करके, जो भी चीज़ें मुझे खुशी देती है, क्राफ्ट करना मुझे अच्छा लगता है, या फिर मुझे मेकअप वीडियोस, कुकिंग वीडियोस देखना अच्छा लगता है, रेसिपीज ट्राई करना अच्छा लगता है, तो मैं वो सारे काम करना पसंद करती हूँ। अगर वापस से कोई टाइम मशीन मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैक जाना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं वापस से नीट का एग्ज़ाम देकर और उसी प्रोफ़ेशन, डॉक्टर वाले प्रोफ़ेशन में जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जिस एम से ज़ूलॉजी ली थी और मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारे लोगों को खुश देख सकूँ या उनको ठीक कर पाऊँ, तो वो मैं करना चाहती हूँ। अब मैं पढ़ के इतनी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो मुझे लगता है कि अगर यार मैं उस समय ये सब चीज़ें समझ गई होती, तो मैं डेफ़िनिटली सेलेक्ट हो जाती। तो अभी भी मन में ये है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले, तो मैं वापस से अच्छी तरीके से तैयारी करके और मैं मेरा ड्रीम पूरा करती। चाहे वो कोई भी प्रोफ़ेशन हो, प्रॉब्लम्स हमेशा ना आती ही हैं। बिना प्रोफ़ेशन या चैलेंजेस के कोई भी लाइफ़ नहीं होती है। तो मैं हर नई जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ़ में प्रॉब्लम आना जो है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है। लेकिन उन प्रॉब्लम को हँसते हुए निकाल लेना और हँसते हुए उस कंडीशन से सॉल्व हो जाना, ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर आर्ट ऑफ लाइफ सीख जाओगे, तो पूरी लाइफ ईज़ी रहेगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुषमा जैन की सफलता की कहानी, इनकी अपनी ज़ुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और ज़िंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और अपनी कहानी से दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ, आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। कीजिए सभी को इंस्पायर। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन एक बार फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।